Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome back to another video Park Info Bits and Daily Talks। आज जिस मौजू और टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सुलह। किसी भी इंसान से सुलह करना, किसी भी दोस्त से जिससे आपकी लड़ाई हो गई हो उससे सुलह करना, किसी भी रिश्तेदार से अगर आपका कोई गिला है, आप उससे नाराज़ हैं तो उससे सुलह करना। तो एक सोसाइटी के अंदर जो सुलह की अहमियत है वो कि ना कि सिर्फ एक अच्छी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन करती है बल्कि कि हमारे दीन इस्लाम के अंदर भी इसको एक बहुत आला मुकाम हासिल दिया गया है। तो एक जो कल्चर हमारी सोशल फैब्रिक के अंदर है वो कल्चर है पीस और एक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी के अंदर उसको एक नॉन वायलेंट तरीके से मेंटेन करने के लिए। इस्लाम भी एक ऐसा मज़हब है जो कि शुरू से ही हमें टॉलरेंस, पीस और रिकन्सिलिएशन की दावत देता है कि अगर आपको मौका मिले कहीं पे भी तो आप पीस की तरफ आएँ, रिकन्सिलिएशन की तरफ आएँ, सुलह की तरफ आएँ। सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो आजकल हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, बेशक वो पॉलिटिकल सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो, बेशक कल्चरल सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो, वो बेशक एथनिक सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो, रेशियल सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो, जियोग्राफिकल सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर वो कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उधर जितने भी इंडिविजुअल्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो सुलह की तरफ अपने आप को लेकर आए तो मेरे ख्याल से जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, एक रिकन्सिलिएटेड कम्युनिटी, वो एक कम्युनिटी ना कि सिर्फ हमारी सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी बल्कि कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी वो एक बहुत मॉडल सोसाइटी के तौर पे सामने आएगी। बल्कि कि स्पीकिंग एज अ सिटीज़न ऑफ सर्टन कॉलोनी, स्पीकिंग एज अ सिटीज़न ऑफ फैसलाबाद, स्पीकिंग एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हमारी कम्युनिटी एज ए ग्लोबल सोसाइटी के तौर पे, एज अ मॉडल सोसाइटी के तौर पे सामने आ जाएगी ना। अब हमें पता है कि हमेशा 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 से जितने भी हमारी सोसाइटी के अंदर ग्लोबल इश्यूज आज चल रहे हैं, वो बेशक कश्मीर का इशू हो, बेशक सीरिया का इशू हो, वो बेशक पैलेस्टाइन का इशू हो, तो जितने भी हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जितने भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो एक पीसफुल, इवन यूनाइटेड नेशंस जितनी भी पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर रही है, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जितनी पॉलिसीज़ डिज़ाइन हो रही हैं, वो सारी एक पीसफुल कॉन्ग्रीगेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं कि जितने भी ये ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं जिधर जंग छिड़ी हुई है काफ़ी सालों से, उधर अब टाइम आ चुका है कि वो भी अपने जो वॉर, हथियार, वायलेंस, कत्ल गारत को रोक के पीस की तरफ उनको लेके जाया जाए। स्पेशली द इशू ऑफ कश्मीर, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बहुत ज़्यादा बर्निंग हॉट इशू है, जिस पे आज तक अब काफ़ी अरसे से किसी ने ना कोई बात किया, ना कोई इसको दोबारा से उसको रेस किए, स्पेशली आफ्टर द स्पीच ऑफ इमरान खान एट द यूनाइटेड नेशंस। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी अगर आप इशू को हाईलाइट करते हैं ऑन ए पोलिटिकल बेंच, तो उसको आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो अप करना पड़ता है ताकि वो इशू अंडर द रग दोबारा ना चला जाए। तो मेरे ख्याल से एज अ रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम हमें ये तो एज अ रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम कंट्री हमें ये चाहिए कि हम कश्मीर के इशू पे भी कंटिन्यूसली डिस्कशन करते रहें और उसको उसको भी एक पीसफुल एरिया के तौर पे सामने लाने की एक जो फाइट है उसमें हम अपने आप को एज एन एक्टिव मेंबर एंड एज एन एक्टिव सिटीज़न अपना रोल प्ले करते रहें। तो मेरी जितनी भी पॉलिटिकल शख्सियात हैं पाकिस्तान से, उनसे भी ये दरख्वास्त है कि कश्मीर की इशू को काइंडली ठंडा ना पड़ने दें, उस पर आप कंटिन्यूसली बात करते रहें। जो सुलह और एक जो पीस की बेसिक डेफिनेशन है वो मेरे ख्याल से निकलती है हर एक मज़हब से। जितने भी मज़ाहिब हैं दुनिया के अंदर, वो आपको यही सिखाते हैं कि आप एक पीसफुल ज़िंदगी गुजारें, आप एक पीसफुल वे ऑफ लिविंग को इख्तियार करें। आपको अगर मौका मिले जिधर भी सुलह करने का, सफाई करने का, किसी को माफ़ करने का, तो आप उसके साथ सुलह करें, उसके साथ सफाई करें, अपना दिल साफ़ कर लें। और मेरे ख्याल से यही एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम भी है और इस्लाम हमें ये चीज़
एक कल्चर ऑफ पीस की दावत देता है, जो कि हमें अक्सर स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है, घर में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन हमें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बिल्कुल नज़र नहीं आती। तो मेरे वालिद साहब, पापा जी अक्सर कहते हैं कि बेटा थियोरेटिकली और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फ़र्क है। मैं उनसे इस बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि थियोरेटिकली में हम डेफिनेटली जो बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये थियोरेटिकल है, लेकिन जब हम इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत और बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए। किसी को माफ़ कर देना भी एक बड़ा बड़ा बहुत, किसी को माफ़ करने के लिए भी बहुत हौसला चाहिए, किसी के साथ सुलह करने के लिए भी बहुत हौसला चाहिए, लेकिन उस सुलह और माफ़ी के बाद और उस रिकन्सिलिएशन के बाद जो फ़वाइद हैं कम्युनिटी को, इंडिविजुअल्स को, वो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की नज़र के अंदर भी और एक हमारी कम्युनिटी के अंदर भी उसकी जो वैल्यू है वो इनवैल्यूएबल है इन द फर्स्ट प्लेस। सो मैं अभी फ़िलहाल दो मोडेलिटीज़ को डिस्कस करूँगा। पहली मोडेलिटी जो मैं डिस्कस करूँगा वो है डायरेक्ट वायलेंस, जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर हमें अक्सर डायरेक्ट वायलेंस नज़र आता है। किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, पीट दिया विदाउट एनी रीज़न, या ऑन अ वेरी स्मॉल रीज़न, कोई रीज़न नहीं थी, वैसे ही अपनी ईगो में आके किसी को मार दिया, तो उसको डायरेक्ट वायलेंस कहते हैं। दूसरा जो मैं मोडालिटी को डिस्कस करना चाहूँगा वो है स्ट्रक्चरल वायलेंस। अब स्ट्रक्चरल वायलेंस जिधर से स्टेम करता है वो स्टेम करता है आपकी एक्सप्लॉयटेशन से, एक्सप्लॉयटेशन एंड रिप्रेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विद इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, बेशक वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, आपका एजुकेशनल स्ट्रक्चर हो, उसके अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन और उसके अंदर जो रिप्रेशन एग्जिस्ट करता है ग्रे एरिए के अंदर, जिसको लोग हाईलाइट करना और रिपोर्ट करना पसंद नहीं करते, उसकी वजह से भी एक जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है, या फिर एक जो टेंशन, रेगुलर टेंशन और स्ट्रेस का फैक्टर है, इवन स्पेशली जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है अगली जनरेशन के लिए, वो बहुत ही हार्मफुल है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये इन चीज़ों को अगर आप देखें, रिकग्नाइज़ करें, या कोई आपको सुलह करने की या आपको कोई दोस्ती करने की दोबारा दावत देता है, तो उसकी बात सुने और उसको साफ दिल से माफ़ कर दें। अब स्ट्रक्चरल वायलेंस हमें अक्सर सोशल स्ट्रक्चर्स में नज़र आता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इवन इन रिलीजन, इन मीडिया। वो ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि वो लोग उसको बेसिक प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के बजाय अपने फ़वाइद और अपने कुछ जो उन्होंने गोल्स सेट किए होते हैं उनको सब्जेक्टिवली देख रहे होते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अगर उनको वो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करके एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे आए और ऑब्जेक्टिवली अपने मज़हब को देखें, तो उनको इस बात का एहसास होगा कि जो कल्चरल वायलेंस हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, बेशक वो रेसिज्म हो, रेसिज्म से मुराद ये कि ये मेरे से बड़ा है, ये काला है, ये सफ़ेद है, ये छोटा है, बेशक वो एक एथनिक लेवल पे एग्जिस्ट करता हो कि ये अफ़गानी है, हम पाकिस्तानी हैं, ये बंगाली है, बेशक वो एक आपके मोनोपोलिस्टिक लेवल पे एग्जिस्ट करता हो, जो कि बिजनेस कम्युनिटी के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है कि कुछ लोग कुछ चंद बिग फर्म्स मिलके मोनोपोली बना लेती हैं और वो फिर मार्केट के अंदर न्यू कंपेटिटर्स को ऐड नहीं होने देती हैं, एंटर नहीं होने देती हैं। उस पर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले, और जो एक इकॉनमी है उसको मोर बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो SMEs हैं, स्मॉल मैनेज्ड एंटरप्राइज हैं, उनको चांसेस दें, उनको चांस दें, उनको गाइड करें, उनको आप सही अपॉर्चुनिटी दें, उनको आप सही प्लेटफॉर्म दें जिधर वो आके अपनी फुल पोटेंशियल के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करें। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर स्मॉल मैनेज्ड एंटरप्राइज अगर अच्छे तरीके से तरक्की या सामने आ जाए, या उसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट या सही डायरेक्शन मिल जाए, तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान की एक बैकबोन, पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन बन सकती है। तो SMEs में काम करने की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान के अंदर, पंजाब का अलहदा SMEs का एक बोर्ड है, बलूचिस्तान का अलहदा SMEs का बोर्ड है, अपना KPK का अलहदा SMEs का बोर्ड है, और वो उन सब की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, प्रोविंस बाय प्रोविंस बाय प्रोविंस। तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि एक यूनाइटेड और यूनिवर्सल SMEs का बोर्ड बनाए, जिससे जो हमारी एक इकनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रिप्रेशन और एक्सप्लॉयटेशन का जो शिकार है, वो एक सिंगल पेज पे आ जाए, और सबको जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी रिगार्डिंग अ सर्टन इंडस्ट्री है वो सब के इल्म में हो, ना कि एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर हो जिसकी वजह से करप्शन
और लोगों को तरक्की करने में बहुत सी मुश्किलात नज़र आती हैं, जो कि मैंने भी खुद पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है। दूसरी जो चीज़ है वो है आ जाती है आपकी कल्चरल वायलेंस। वो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पीस की दो डेफिनेशंस होती हैं। एक पीस की डेफिनेशन होती है एब्सेंस ऑफ वॉर। एब्सेंस ऑफ वॉर का मतलब है कि जंग नहीं हो रही तो लोग समझते हैं पीस है। और दूसरी जो पीस की असल डेफिनेशन होती है वो है मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड जस्टिस। सो एब्सेंस ऑफ वॉर इज़ अ गुड डेफिनेशन ऑफ पीस, वो भी है, लेकिन जो असल डेफिनेशन ऑफ पीस है वो है आपका जो जस्टिस एंड ऑर्डर अगर आपकी सोसाइटी के अंदर मेंटेन्ड है, आपको नज़र आ रहा है, इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है, वो एक्चुअल पीस है। जो पहले वाला पीस है वो हिडन पीस है, उसको मैं कहूँगा कि वो एक नेगेटिव पीस है। दी एब्सेंस ऑफ वॉर इज़ अ नेगेटिव पीस। जो पॉजिटिव पीस है वो है द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। जिस सोसाइटी के अंदर जस्टिस की प्रेजेंस वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी वो आपका पॉजिटिव पीस होगा। तो ये जो दो टर्म्स हैं इनके अंदर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एब्सेंस ऑफ वॉर को ही पीस समझ के अपने दिल को तसल्ली देने लग जाते हैं, क्योंकि जिधर से सच ख़त्म होता है उधर से हक स्टार्ट होता है। तो मेरे ख्याल से जस्टिस का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी, कम्युनिटी, किसी भी कॉलोनी के अंदर। अगर आपको और स्पेशली इवन इवन इन योर हाउस होल्ड इस सारी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुसलमान के लिए, मुस्लिम्स के लिए, एक अच्छे मुसलमान के लिए पीस सिर्फ एब्सेंस ऑफ वॉर नहीं है, बल्कि कि वो इट्स प्रेजेंस ऑफ जस्टिस इन देयर डेली लाइफ्स एंड इट्स क्रिएशन ऑफ दैट जस्टिस इन देयर डेली लाइफ्स होना चाहिए। ज़्यादातर जो हम एज ए मुस्लिम स्पीकिंग जो हम चलिए जस्टिस भी हम ले आए हैं, तो हम कहते हैं कि जस्टिस भी दे रहा है, लेकिन जस्टिस भी इस तरीके से होना चाहिए, इन कंडीशंस में होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल्स उस जस्टिस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं वो अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकें। जब तक वो अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो जस्टिस सिस्टम भी आपका फेल है। तो वो जो एक इंटरनल जस्टिस सिस्टम और एक एक्सटर्नल जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट करता है विद इन द सोसाइटी एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, अगर आपको वो नज़र आ रहा है, जिस कंपनी में आप बैठते हैं, जिस कंट्री में आप बोलते हैं, जिस कंपनी में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके अंदर अगर आप इस चीज़ को हाईलाइट करके ज़ुबान से रोक सकते हैं तो ज़ुबान से रोकें, उसको हाईलाइट करें। दिल में बुरा कह सकते हैं तो दिल में बुरा कहें। अगर अपने अल्लाह ताला ने आपको अथॉरिटी दी है, पावर दी है, अपने एक्शन से रोक सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसको अपने एक्शन से रोकें या करें। तो इसकी कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है मेरे ख्याल से। एज अ मुसलमान हम सब को सही और गलत के दरमियान फ़र्क पता है, और उसके सही और गलत के दरमियान में जो फ़र्क है उसको जानते हुए उस पर ना एक्शन लेना मेरे ख्याल से एक अहम काना सोच और हरकत होगी। क्योंकि आजकल की जो एजुकेशन है वो इंसान को डिस्क्राइब करती है, अगर फ़िलोसॉफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि जो इंसान है वो बाय नेचर एक सेल्फिश और ईवल है, और वो मेरे ख्याल से एक इंतहाई गलत तरीके से इंसान को डिफ़ाइन करती है। इंसान बाय नेचर सेल्फिश भी नहीं है, बाय नेचर ईवल भी नहीं है। हाँ, ये दो एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं इंसान के अंदर जिसको उसको काउंटर एक्ट करना चाहिए जस्टिस से और पीस से, जिसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। तो उसको कैसे इनकाउंटर करना है, स्पीकिंग फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एंड स्पीकिंग फॉर द ओल्डर जनरेशन, ये बहुत ज़रूरी है कि जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ ये हम अपनी आने वाली यंगर जनरेशन के साथ शेयर करें, उनको इनलाइटन करें, उनको इन चीज़ों के बारे में बताएं, ताकि वो जो अपने आने वाली ज़िंदगी के अंदर फ़ैसले लें वो इनलाइटेंड डिसीजंस हों, और हमारी जो यंगर जनरेशन है वो सीधे रास्ते पे ही रहे। और जो रॉन्ग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जिसका पहले मैंने जिक्र किया, वो रॉन्ग एजुकेशन के बजाय राइट एजुकेशन हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएं। तो एक जो विज़न पीस का डेवलप करना है, या फिर एक जो पीस का कल्चर हम डेवलप करना चाह रहे हैं, वो एक यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर यूनिवर्सल रिस्पेक्ट एंड वैल्यू फॉर लाइफ के ऊपर होना चाहिए। लिबर्टी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, सॉलिडारिटी होनी चाहिए। इट शुड बी ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, यार इस इंसान के ये हकूक़ हैं, हमारे ये हकूक़ हैं, बीवी के ये हकूक़ हैं, बच्चों के ये हकूक़ हैं, दोस्तों के ये हकूक़ हैं। उन सारे हकूक़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने
पूरी कोशिश करते हुए उन हकूक़ को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम एक एनलाइटन सोसाइटी के तौर पे सामने आएँ। बेशक वो औरत ज़ात हो, बेशक वो मर्द ज़ात हो, उन दोनों के दरमियान अगर सुलह करवाने का आपको मौका मिले तो आप सुलह कराएं। अगर तो दोस्त हैं, अगर उनके दरमियान में आपको सुलह कराने का आपको मौका मिले तो आप उनके दरमियान में सुलह करवाएं। जितने भी दुनिया के मेजर मज़ाहिब हैं वो फंडामेंटली यही प्रीच करते हैं कि हम पीसफुल रिलीजन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी पास्ट इंसिडेंट्स हुए हैं रिलीजन को लेके, स्पेशली जो कि आपका बुर्मा के अंदर एक बहुत बड़ा रिलीजियस इशू चल रहा था, फ़लस्तीन के अंदर बहुत बड़ी मजहबी जंग लगी हुई है, कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी मजहबी जंग लगी हुई है, सीरिया के अंदर एक बहुत बड़ी मजहबी जंग लगी हुई है। 9/11 के अटैक के बाद जो कि न्यूयॉर्क सिटी में ट्विन टावर्स पे होता, उसके बाद रिलीजन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया गया था, इस्लाम को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया गया था। तो एक जो फंडामेंटल मैसेज जो सारे मज़ाहिब इंसानियत को पहुँचाना चाह रहे थे कि देखें हम आपको एक पीस का, एक नॉन वायलेंट वे का वे ऑफ लाइफ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वो उसके बाद उस मैसेज को इंतहाई ख़राब कर दिया गया, उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया, और उसके बाद लोगों का जो कंसेप्शन था इन पाकिस्तान, लिबरल पीपल, एथियस्ट पीपल, इवन इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली बहुत ज़्यादा उसका मिस रिप्रेजेंटेशन के बाद मैसेज को मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। तो मेरे ख्याल से मुस्लिम कम्युनिटी और इस्लाम ही सबसे ज़्यादा जो एक ऐसा वाहिद मज़ाहिब है जो कि टॉलरेंस को प्रमोट करता है, जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है। और जब इस्लाम आया था सऊदी अरेबिया में, वो उसको हम कहते थे कि डार्क एज के अंदर आया था, कि जब लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफना दिया करते थे। लोगों के अंदर इतनी अकल नहीं होती थी, वो इतने जहाल होते थे, उसको डार्क एजिस कहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने उनको अकल दी, शऊर दिया, और इतने वो जहालत के टाइम पे सबसे आला तरीन नबी आए, और उन्होंने जो सबसे अफजल लोग थे उनसे भी इस तरह से बात की कि उन्होंने भी उनकी बात मानी, और जो सबसे कमतर लोग थे, यानी कि जो लो लेवल ऑफ सोसाइटी के अंदर लोग रहते थे, तो उन्होंने भी उनके साथ ऐसे ही बात की जैसे कि वो उनके बहुत करीब हो, और वो उन्होंने उनकी ना कि सिर्फ बात मानी बल्कि कि उनके लिए अपनी दिलो जान के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो गए उस मैसेज के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि इस्लाम के अंदर, अरबिक के अंदर सलाम, जब हम किसी को सलाम करते हैं उसका मतलब हमें डेफिनेटली पता होता है कि पीस होता है। अस्सलाम वालेकुम जब हम किसी को कहते हैं तो हमारा ये मकसद होता है कि भाईजान आपके अंदर या आपकी ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात चल रही हैं या जो भी आपको मसले मसाइल हैं, मेरा सलाम करने का आपको ये मकसद है कि मैं आपके एक वेल विशर हूँ, मैं आपका वेल विशर हूँ, और मैं विश करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आए, सलाम आए, पीस आए। और जो पहले मैंने आपको बताया है कि जितने भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसकी वजह से जो एक रिलीजियस एजुकेशन है वो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल के। रिलीजियस एजुकेशन को बैन कर देना चाहिए स्कूल में। मेरे ख्याल से रिलीजियस एजुकेशन को बैन नहीं करना चाहिए स्कूल से, एजुकेशन सिस्टम से। रिलीजियस एजुकेशन को सही तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसको मिस रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर मैं स्पीकिंग फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पाकिस्तानी सिटीज़न, आई थिंक कि हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक एजुकेशन को बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट करके बताना चाहिए, क्योंकि आज का टॉपिक सुलह और रिकन्सिलिएशन है, तो हम उसी से रिलेटेड फ़िलहाल बात करेंगे। और सलाम is also considered as one of the most holy names of Allah. It has duty uphold peace. As a believer हमारी ड्यूटी है कि हम पीस और जस्टिस को अपहोल्ड करें। हम उस सोशल जस्टिस, बिकॉज सोशल जस्टिस इज़ द कोर प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, और इस्लाम को अक्सर मिसअंडरस्टूड किया गया ग्लोबली एज अ रिलीजन ऑफ सोर्ड। इट इज़ नॉट अ रिलीजन ऑफ सोर्ड, इट इज़ अ रिलीजन ऑफ मर्सी, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी मिसालें हैं जो कि साबित करती हैं कि जब इस्लाम आया या इस्लाम को जब प्रीच करने की कोशिश की गई तो वो तलवार के ज़ोर पे नहीं की गई, वो रहम और मर्सी के प्रिंसिपल पे की गई। तो उसके अंदर से कुछ वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगा। सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमें जो इस्लाम एम्फसाइज़ करता है वो ये एम्फसाइज़ करता है कि जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें, आप एक पीसफुल कम्युनिकेशन करें उसके साथ।
पीसफुली बात करें, अपनी बात को अच्छे तरीके से समझाएं, और जो समझने वाला बंदा है वो भी उसको अच्छे तरीके से समझे, पीसफुली समझे। अगर आपकी लड़ाई चल रही है और सुलह का मौका मिल रहा है, उस मौके को जाने ना दें और उसके साथ सुलह कर लें एज अ मुस्लिम ब्रदर। तीसरी बात जो मैं अगली बात जो मैं कहूँगा वो मैं ये भी कहूँगा कि इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि लेट देयर बी नो कंपल्जन इन रिलीजन, यानी कि रिलीजन के अंदर कोई चीज़ किसी पे भी फोर्स नहीं की जा सकती। आप उसको जब फोर्स करेंगे तो वो एक मज़हब की मिस रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे एंड से। जब हम उसको कंपल्शन करेंगे कि यार तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो ही हो, तुम ज़बरदस्ती कलमा पढ़ो ही पढ़ो, तुम उसको, हमें चाहिए कि हम वो मैसेज इस तरह से रिले करें कि वो हमसे इम्प्रेस में भी इज़ अ रॉन्ग वर्ड, वो हमसे मुतासर होकर कहे कि यार ये एक ऐसा मज़हब है जो कि हमने अडॉप्ट करना है। तो कुछ ऐसे वाक़यात रिकन्सिलिएशन के इस्लाम में जो हमें वाज़ह तौर पे नज़र आते हैं वो ये आते हैं कि सबसे पहले तो जो काफ़िर लोग हैं उनको तो साफ साफ कह दिया गया है कि टू यू इज़ योर रिलीजन एंड फॉर मी इज़ माई रिलीजन, जो तुम्हारा मज़हब है तुम उसे फॉलो करो, जो मेरा मज़हब है मैं उसके साथ खड़ा हूँ और मैं उस मज़हब के साथ ही जाऊँगा। कुरान भी हमें यही हुक्म देता है कि जो अगर आपका कोई दुश्मन है और वो दुश्मन आपसे पीस चाहता है, वो आपसे सुलह चाहता है, तो उसको आप खुले दिल से और खुले बाजू से एक्सेप्ट करो, ना कि उसके साथ नाजायज़ ही लड़ते रहो ज़िदबाजी के अंदर। अगली जो सबसे बड़ी मिसाल हमें इस्लाम के अंदर नज़र आती है सुलह की, वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। जब मक्का को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह किया तो जो सहाबा कराम थे उन्होंने कहा था आज हमारा बदला लेने का दिन है, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और कहा नहीं, आज बदले का दिन नहीं है, आज मर्सी का दिन है। तो उन्होंने हुक्म दिया कि जो जो लोग हैं जिन्होंने स्पेशली अबू सुफियान की फैमिली, वो अपने घर में चले जाएं, कोई बच्चों को ना मारे, कोई दरख्त ना काटे, कोई एल्डरली पीपल को ना बुरा भला के, कोई प्रिजनर ना ले। तो उनको तब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया था। तो इससे बड़ी मिसाल मेरे ख्याल से रिकन्सिलिएशन की नहीं मिल सकती कि पूरे 23 साल के जुल्म के बाद या 13 साल 10 साल के जुल्म के बाद इन मक्का, जब उन्होंने फाइनली मक्का को फ़तह किया तो वो उन्होंने उनके जो जितने भी बड़े बड़े दुश्मन थे उन सबको माफ़ कर दिया। तीसरी जो अगली बात मैं फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जब भी जंग होती थी मुस्लिम्स के दरमियान और नॉन मुस्लिम्स के दरमियान, वो इस हद तक का मुजाहिरा करते थे कि जो पीने वाला पानी होता था वो दुश्मनों को उनका वो पानी रोक सकते थे अगर चाहते थे, लेकिन वो रोकते नहीं थे, वो खोल देते थे। वो अगर चाहते उस पानी के अंदर जहर डाल के दुश्मनों को डाल सकते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते थे, क्योंकि इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ रिकन्सिलिएशन, इस्लाम इज़ देयर इज़ नो कंपल्शन इन इस्लाम। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो हमारे एक्शंस के थ्रू स्पीक करता है, हमारे एक्शंस के थ्रू हमें बताता है कि आप हमारे एक्शंस के थ्रू हमें देख के हम आप से मुतासर हो के आपकी तरफ आना चाहते हैं, ना कि तलवार के ज़ोर पे आना चाहते हैं। अगली जो एक बहुत अच्छी मिसाल रिकन्सिलिएशन की मिलती है वो है जंग हुनैन की। हुनैन के अंदर मुसलमानों के पास एक बहुत अच्छा मौका था प्रॉपर्टी सीज़ करने का, लोगों के घरों को सीज़ करने का, लेकिन जब उन्होंने हुनैन की जंग जीत ली तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ये जितने भी लोग हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दी जाए, ना कि उसको सीज़ करके अपने पास रख लिया जाए। तो इससे बड़ी रिकन्सिलिएशन की मिसाल और क्या हो सकती है। तब भी उन्होंने यही हुक्म दिया था कि जब भी जंग हो, उस जंग के अंदर किसी भी औरत को, किसी भी बच्चे को, किसी भी खेती को नहीं काटना, किसी के घर में नहीं जाना, किसी को डांटना नहीं है, किसी को डपटना नहीं है। हालांकि मुसलमानों का तब काफिरों के ऊपर 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 अपर हैंड था, फिर भी उन्होंने ये सारे हुक्म हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। और मेरे ख्याल से इन सारी बातों को हम पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन इंटरनलाइज़ नहीं करते हो, बल्कि कि हमें पढ़ने के बाद इनको इंटरनलाइज़ करना चाहिए और इनसे ये अहम सबक सीखने चाहिए और अपनी डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इस्लाम के अंदर जो एक जंग का पहलू है वो डिफेंसिव है, वो ऑफेंसिव नहीं है। इस्लाम के अंदर अगर कोई पहले आप पे हमला करता है तब आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए जंग लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि हमने जंग का आगाज़ करना है तो वो इस्लाम के अंदर
ये पहलू बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इस्लाम एक डिफेंसिव वॉर के हक़ में है, ना कि एक ऑफेंसिव वॉर के हक़ में है। तो वॉर इज़ अ सेकेंडरी प्रिंसिपल इन इस्लाम, इट्स नॉट अ प्राइमरी प्रिंसिपल इन इस्लाम। और जो वायलेंस जिसकी हम बात कर रहे थे वो आता है उन चीज़ों से जो हम सीखते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो हम अपने कल्चर से सीखते हैं, जो हम अपने सोशल फैब्रिक से सीखते हैं, जो हम अपने बुज़ुर्गों से सीखते हैं, जो हम टीवी में देखते हैं, जो हम अपने इर्द गिर्द माहौल को देखते हैं। तो जो वायलेंस की एक बेसिक जड़ है वो वहाँ से निकलती है, और वो हम सारी चीज़ें वहाँ से देखते हैं और सीखते हैं। मेरे ख्याल से इस वीडियो की जो एक लेंथ है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। मेरे पास 2-3 और टॉपिक्स थे इसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैं डिस्कस करना चाहता था डिटेल के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से वो हम अगली टॉपिक में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इन सोशल डेवलपमेंट, के एक जो मजहबी एजुकेशन है उसका सोशल डेवलपमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि दी अप्रोच टू रिलीजियस टॉलरेंस एंड बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस, के एक जो मजहबी तौर पे हमें एक मजहबी टॉलरेंस को किस तरह अप्रोच करना चाहिए, और उसके थ्रू एक ऐसा कल्चर हमें डेवलप करना चाहिए जो कि पीस पे बेस हो। और जो तीसरी बात हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सैयद हुसैन नासिर और उनके नेचर ऑफ प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट को। वो भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उन्होंने लिखा है, एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा है जो कि मैं पढ़ रहा था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो मैं मैसेज आप तक पहुँचाना चाह रहा था वो आप तक पहुँच गया होगा। आप बिलाशुबा अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, गलत बयानी हो गई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू मैं अगर एक आधे बंदे का भी दिल बदल सकूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान गनी, पाक इन्फो बिट्स की तरफ से। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।